नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज हम आपको बताएंगे कौन से वो 4 योद्धा हैं जो चक्रव्यूह में इतनी बुरी तरह फंसे हैं कि उनका निकलना असंभव नजर आ रहा है। आज 4 के चक्रव्यूह में जो सबसे पहले फंसा है वो है विपक्ष। यूपी विधानमंडल में विपक्ष ने कोडीन के मामले में हंगामा मचाया, जोरदार प्रदर्शन किया, साथ ही वंदे मातरम के विषय पर भी चर्चा चली। तो क्या कुछ हुआ विधानमंडल में, बताएंगे आपको। चक्रव्यूह में जो दूसरा सियासी योद्धा फंसा है वो है भारतीय सेना का फरार फौजी या कहे नार्को आतंकी, जिसकी गिरफ्तारी होने से प्रदेश भर में हड़कंप मच गया। बताएंगे आपको कौन है ये फौजी और क्यों इसकी गिरफ्तारी हुई। यूपी में लगातार अवैध निर्माणों पर बुलडोजर दौड़ रहा है और इसी कड़ी में बरेली के एक बिना अनुमति के मदरसे निर्माण पर हंगामा हुआ, जहां एक तरफ योगी का बुलडोजर तैयार रहा तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय की बेचैनी भी बढ़ती हुई नजर आई। बताएंगे आपको क्या कुछ माहौल रहा बरेली में। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात सुल्तानपुर की, जहां एनकाउंटर एक्शन देखने को मिला। लेकिन इस एनकाउंटर में सबसे खास बात ये रही कि एनकाउंटर होते ही मुस्लिम परिवार ने सीएम योगी को थैंक यू बोला। योगी फोर्स ने किसका एनकाउंटर किया जिससे मुस्लिम समुदाय इतना खुश हो गया, बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से जो विधानमंडल से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन यानी कि 22 दिसंबर को योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2025-26 के लिए अनुपूरक बजट पेश किया। यह सत्र राजनीतिक तनाव से भरा रहा, जहां सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी दलों खासकर समाजवादी पार्टी के बीच तीखी बहस हुई। सत्र में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर 5 घंटे की चर्चा हुई, साथ ही विभिन्न मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोप चले। अनुपूरक बजट की प्रस्तुति दोपहर 12:20 पर हुई, जिस पर सपा नेता कमल अख्तर ने सवाल उठाए कि नया अनुपूरक बजट लाने की क्या जरूरत है और इससे वित्तीय प्रभावों पर चिंता जताई। वंदे मातरम पर चर्चा में सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा कि वंदे मातरम सभी के लिए सम्मान का विषय है और इसका सांस्कृतिक महत्व है। कोडीन कफ सिरप विवाद पर सपा विधायक अतुल प्रधान ने सरकार पर निशाना साधा, आरोप लगाया कि उच्च पदस्थ व्यक्तियों की संलिप्तता है जो कार्रवाई से बाहर है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदस्य क्षेत्र से शुभम जायसवाल का नाम लिया जो दुबई भाग गया और अमित सिंह टाटा का जिक्र किया। दावा किया कि भ्रष्टाचार की जड़ें सत्ता में बैठे लोगों द्वारा संरक्षित है। सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य सेवाओं का बचाव किया, कहा कि अस्पतालों में मुफ्त जांच और इलाज उपलब्ध है, जिला अस्पतालों में आईसीयू बेड है और गरीबों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिल रही है। उन्होंने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि 2017 से पहले सपा सरकार ने अस्पतालों को तबेला बना दिया था, जहां अव्यवस्था और उपेक्षा थी। अखिलेश यादव की ओर से कोई सीधी टिप्पणी नहीं आई, लेकिन सपा की सामूहिक भूमिका विपक्ष की थी। जब माहौल गरमाया तो सीएम योगी फ्रंट फुट पर आ गए और कोडीन के मामले में बड़े बयान दिए। सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं सीएम योगी। प्रश्न है नकली दवाओं के सेवन से होने वाली मौतों के बारे में, जिसके बारे में उनको उत्तर दिया गया है कि इस प्रकार के कोई भी प्रकरण अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार के संज्ञान में नहीं है। दूसरा, समय समय पर इस दिशा में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा छापेमारी की कार्रवाई भी होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोडीन कफ सिरप के मामले में जिसको नेता विरोधी दल, मैं तो ये मानता था कि उम्र के चौथे पड़ाव पर व्यक्ति सच बोलने का आदि कम से कम इस उम्र में तो होगा ही, लेकिन इस उम्र में भी इस समाजवादी उनको झूठा बुलवा देते हैं। इस उम्र में तो कम से कम उसे झूठ मत बुलवाओ भाई, सच बोलने के उनको आदी होना चाहिए। और तो चेयर पे बैठ चुके हैं लंबे समय तक, स्पीकर के रूप में उन्होंने सदन को आगे बढ़ाया है।
कोडिन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। साथ ही समाजवादी पार्टी का भी ये वीडियो देखिए, किस तरह से कोडीन के मामले में सदन के बाहर तमाशा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी। यानी एक तरफ जहां सीएम योगी का रुख बिल्कुल साफ है कि कोडीन मामले में एक भी मौत नहीं हुई है और बदमाशों पर एक्शन लिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की बोलती बंद हो गई है। ऐसे में विपक्ष चक्रव्यूह में फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि योगी सरकार की छवि जनता में मजबूत है। अब आगे इस मामले में क्या कुछ होता है, यह भी देखना बाकी है। चक्रव्यूह में जो दूसरा सियासी योद्धा फंसा है वो है भारतीय सेना का फरार फौजी या कहे नार्को आतंकी राजवीर सिंह। इसकी गिरफ्तारी से पूरे प्रदेश और सीमा क्षेत्रों में हड़कंप मच गया। राजवीर सिंह और फौजी 2011 में भारतीय सेना में भर्ती हुआ था और फरवरी 2025 तक सेवा में था, जब वो जासूसी के मामले में फरार हो गया। वो एक नार्को टेरर मॉड्यूल का प्रमुख सदस्य था, जहां वो संवेदनशील सैन्य जानकारी हेरोइन खेप के बदले साझा करता था। उसने अन्य सैन्य कर्मियों को पाकिस्तानी नेटवर्क से भर्ती करने की कोशिश की। 2022 में वो सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलरों से संपर्क में था। हेरोइन के लालच में गोपनीय सैन्य खुफिया जानकारी लीक करता था, जिसमें रणनीतिक स्ट्रैटेजी की बात थी और साथ ही आर्मी से जुड़े जितने भी इंफॉर्मेशन होते थे उसको भी लीक करता था। गिरफ्तारी रक्सौल भारत नेपाल सीमा पर हुई, जहां पंजाब पुलिस के स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर उसे पकड़ा, जबकि वो नेपाल के रास्ते यूरोप भागने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब ले जाया गया। पकड़े जाने का तरीका समन्वित खुफिया और ऑपरेशनल प्रयासों से हुआ। सीमा पर निगरानी से उसे रोका गया। उसकी सैन्य इतिहास में 2011 में दशक भर की सेवा शामिल है, लेकिन फरवरी 2025 में अमृतसर के गड़ीदा पुलिस स्टेशन में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत केस दर्ज होने के बाद वो फरार हो गया। आरोपों के ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत जासूसी, सिरसा महिला पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड हमले की मुख्य साजिश और नार्को टेरर गतिविधियां शामिल है। वो ड्रग्स के जरिए जानकारी साझा करता था और अन्यों को भर्ती करने की कोशिश करता था। इस गिरफ्तारी के निहार्थ गंभीर है। नए सैन्य कर्मियों को सोशल मीडिया के जरिए भर्ती कराने वाले नार्को टेरर मॉड्यूल की बढ़ती धमकी को उजागर करता है। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होगा यह भी देखना बाकी है। बढ़ते तीसरी खबर की ओर, जो अवैध मदरसा से जुड़ी है। यूपी में लगातार अवैध निर्माणों पर कार्रवाई चल रही है और इसी कड़ी में बरेली के एक मामले ने ध्यान खींचा है। बरेली के बिशारतगंज थाना क्षेत्र में रविवार सुबह हिंदू समुदाय के ग्रामीण ने पीसीआर वैन को सूचना दी कि गांव में बिना अनुमति मदरसा बनाया जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी सतीश कुमार ने निर्माण कराने वालों से पूछताछ की और दोनों पक्षों को थाने में ले जाया गया। मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने दावा किया कि ये निजी मकान है, मदरसा नहीं है। एक ग्रामीण ने लिखित बयान दिया कि वो अपनी आवासीय संपत्ति बना रहे हैं। थाना प्रभारी सतीश कुमार ने दोनों पक्षों को सुना और पाया कि ये गलतफहमी का मामला है। सब इंस्पेक्टर अनीस अहमद ने कहा कि टिप ऑफ पर पहुंचे हैं, जांच और लिखित घोषणा से पुष्टि हुई है कि ये व्यक्तिगत निवास है। दोनों समुदाय ने गांव में किसी विवाद से इनकार कर दिया। मामला थाने में सुलझ गया। निर्माणकर्ताओं की लिखित पुष्टि से कार्रवाई नहीं हुई और पुलिस बिना चार्ज के लौट गई। दोनों पक्षों में सहमति जताई कि कोई विवाद नहीं हुआ। हिंदू समुदाय के ग्रामीण ने संदिग्ध मदरसा निर्माण की रिपोर्ट की, जबकि मुस्लिम समुदाय ने सहयोग से स्पष्ट किया कि ये निजी घर है, कोई तनाव नहीं हुआ है। ये घटना दिखाती है कि यूपी में अवैध निर्माण पर जीरो टॉलरेंस के कारण लोग सतर्क है, लेकिन प्रशासन संतुलित तरीके से काम करता है। अगर अवैध होता तो कार्रवाई होती, लेकिन यहाँ सच्चाई सामने आने के बाद माहौल शांत रहा और बरेली में अभी फिलहाल माहौल शांत ही है। चार के चक्रव्यूह के आखिरी में बात सुल्तानपुर की, जहां यूपी एसटीएफ ने एक बड़े गैंगस्टर सिराज अहमद का एनकाउंटर किया है। सिराज अहमद सुल्तानपुर का निवासी था, जिसे एसटीएफ ने सहारनपुर के गंगो थाना क्षेत्र में रविवार की रात मुठभेड़ में मार गिराया।
वो 1 लाख का इनामी और D68 गैंग का सदस्य था। मुख्तार अंसारी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। उस पर 30 से ज्यादा मुकदमे थे, जिसमें हत्या के प्रयास और रासुका शामिल था। जेल में मुन्ना बजरंगी से मिलकर वो गैंग में शामिल हुआ। उसकी करोड़ों की अवैध संपत्ति कुर्क हुई और घर पर बुलडोजर भी चला। वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा था और नेताओं के साथ फोटो शेयर करता था। मुख्य रूप से सुल्तानपुर में वकील आजाद अहमद की हत्या 6 अगस्त 2023 का आरोपी था। उसकी आपराधिक गतिविधियां व्यापक थी। D68 गैंग और मुख्तार नेटवर्क में सक्रिय था। आरोपों में गंभीर अपराध, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त थे। एनकाउंटर में STF की घेराबंदी पर सिराज ने फायरिंग की, जवाब में घायल हुआ और अस्पताल में मौत हो गई। मौके से मोटरसाइकिल, 2 पिस्तौल, कारतूस, मोबाइल, डोंगर और फर्जी दस्तावेज बरामद हुआ। सुल्तानपुर SP ने अन्य सदस्यों की तलाश जारी रखी। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है यह भी देखना बाकी है। बहरहाल 4 के चक रिव्यू में इतना ही। धन्यवाद।